नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 11 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा मेगा डैम प्रोजेक्ट है, 11,000 मेगावाट का डैम प्रोजेक्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र में एक जगह भारत की सरकार के कुछ रिसर्च के विभाग हैं जो 6 किलोमीटर गहरी जो नीचे है ज़मीन के अंदर गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपके सवाल बन सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि मैं करंट अफेयर का एमसीक्यू कब से करवाऊंगा न्यूज़पेपर डिस्कशन का। तो मैं वेट कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन कब आता है। नोटिफिकेशन आने में बहुत देरी हो रही है। एग्ज़ाम का डेट या नोटिफिकेशन एक बार क्लियर हो जाता तो एग्ज़ाम का डेट तो है ही 30 सितंबर क्लियर, लेकिन नोटिफिकेशन देर आने के कारण से एग्ज़ाम देर होने की संभावना बढ़ गई है, लगभग में तय हो गया है। तो नोटिफिकेशन एक बार आ जाने दीजिए, तब उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू सारे करवा दूंगा। डिटेल में मैं करवाऊंगा। डिटेल में जब मैं बोल रहा हूं तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा दूंगा। आपको हिंदी में करवा दूंगा, इंग्लिश में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो वो तो हम करेंगे ही। साथ में बिहार करंट अफेयर ऑलमोस्ट एक बुक से कंप्लीट कर चुके हैं, 100 के करीब एमसीक्यू बाकी, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ साथ अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की कम दाम पर आपको उपलब्ध हो रहा है, तो ज्वाइन करना चाहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आज टेस्ट है साइंस का, पहला पेपर है आज साइंस का, दूसरा पेपर 14 को होगा और उसके पश्चात से फुल लेंथ का शुरू हो जाएगा। उसके बाद से फुल लेंथ का पेपर शुरू हो जाएगा आपका। ओके, तो ये सही रहेगा। आप अगर जुड़ेंगे तो फुल लेंथ के सारे पेपर, पहले के भी सारे पेपर अपलोड हैं, वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। वीडियो भी मिल जाएगा उसका टेस्ट सीरीज़ का। ओके, तो जुड़िएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए हेडलाइन क्या है आज। हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन से मिले और पुतिन के मिलने के बाद काफ़ी अच्छा हमारा वहाँ पर समझौता वगैरह भी हमने साइन किया, लेकिन उसके पश्चात प्रधानमंत्री महोदय और भारत की सरकार ने ये भी क्लियर मैसेज कर दिया कि इनोसेंट जाने जो जा रही हैं रूस और यूक्रेन के वॉर के कारण से, वो नहीं जानी चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बोल भी दिया, ये चीज़ सही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की यात्रा ऑस्ट्रिया की हुई है, ऑस्ट्रिया की वियना जिसकी कैपिटल है। तो ऑस्ट्रिया की हम लोग मैपिंग करेंगे, देखेंगे भाई इससे कौन कौन से देश जो है सीमा लगाती है, कौन कौन से देश इसके बाउंड्री पर स्थित है। ऑस्ट्रिया की यात्रा करने के पश्चात जब ऑस्ट्रिया की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ संबंध वगैरह बातचीत होगा, कुछ रिलेशन वगैरह सामने आएगा, कुछ समझौता वगैरह सामने आएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन आज हम लोग मैपिंग करेंगे इसकी। साथ में आज भारत और रूस के संबंधों को कंक्लूड कर लेंगे हम लोग कि क्या क्या समझौता हुआ है डिटेल में। एक सवाल यहाँ से पक्का है आपका, मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल की गारंटी है, पीटी में भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फैसला दिया है कि जब किसी मुस्लिम महिला का डिवोर्स हो गया है, डाइवोर्स हो गया, उसके पश्चात उस पर भारत के सरकार के सेकुलर कानून लागू होंगे, उस पर कोई भी धार्मिक कानून लागू नहीं होगा। आपको पता होगा कि विवाह विच्छेद, संपत्ति के मामले में दीवानी कानून चलता है और दीवानी कानून में अभी भी भारत में एक रूपता नहीं है, यानी कि भारत में आपराधिक कानून तो एक है लेकिन दीवानी कानून धर्म के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे मुस्लिमों का जो धार्मिक कानून है उसके आधार पर मुस्लिमों का दीवानी कानून, विवाह विच्छेद संबंधी कानून अभी भी निर्भर करता है। अपने देश में अभी भी जो समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू नहीं किया गया है। तो देखिए कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही शानदार सा फैसला दिया, जस्टिस नागरत्ना नाम है शायद उनका, हाँ, उन्होंने ही फैसला दिया कि जब ट्रिपल तलाक हो गया है तो उसके पश्चात से मुस्लिम पुरुष को, मुस्लिम महिला को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा और ये अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कमेंट किया कि भारत में पुरुषों को अपने होम मेकर्स को कुछ न कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, ये उनके रिस्पेक्टफुल जीवन के लिए परम आवश्यक होता है। तो ये इसमें बोला गया है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सा कमेंट किया कि जब आपका डिवोर्स हो गया है पति से, तो उसके पश्चात आप पर कोई धार्मिक कानून के तहत फैसला नहीं लिया जा सकता, उसके पश्चात जो भारत का सेकुलर कानून है उसी के तहत में फैसला लिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा अपने फैसले में। तो एक बड़ा ही शानदार सा चीज़ माना जा रहा है कि ये फैसला जो है कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी फैसले होंगे डाइवोर्स से रिलेटेड मुस्लिमों में, ट्रिपल तलाक के पश्चात से, तो वो सब के सब सेकुलर कानून के तहत में देखे जाएंगे और उसी के आलोक में उन पर फैसला भी सुनाया जाएगा। ये बड़ा ही शानदार सा था कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड अंडर सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, और सेक्शन वगैरह ध्यान में नहीं रखना, आईपीसी सीआरपीसी ध्यान में नहीं रखना है। एमपीपीएससी कोई दे रहे हों
तो आईपीसी सीआरपीसी ध्यान रखिएगा, उसको बड़ा प्रेम है इससे, वो आईपीसी सीआरपीसी के पीछे पड़े रहते, कई बार पूछे उन्होंने। खैर चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपसे नहीं पूछा है। बाकी ट्रिपल तलाक क्या है? एक साथ जो 3 तलाक बोलकर, तलाक 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 बोलकर जो मुस्लिमों में तलाक की प्रथा थी, धार्मिक कानून के तहत उस पर केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया और उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया और ख़त्म कर भी दिया गया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज का मुख्य न्यूज़। हम लोग भारत और रूस के संबंधों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे उससे कोई भी सवाल पूछा तो वो आपका छूटे ना। मेंस एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, क्योंकि भारत का एनुअल बैठक बहुत वर्षों के पश्चात रूस के साथ हुआ है। हमारा एनुअल बैठक कई वर्षों से रुका हुआ था, नहीं हो रहा था हमारा एनुअल बैठक। एनुअल का मतलब वार्षिक रूप से भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं कहीं पर भी और एनुअल बैठक में हिस्सा लेकर कई सारे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत वर्षों के पश्चात ये एनुअल बैठक हुआ है, तो देखते हैं उसमें कौन कौन से समझौते साइन किए गए हैं। देखिए हमारा 22वां वार्षिक रूस भारत शिखर सम्मेलन था, 22 था, सेकेंड था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई मुद्दों पर चर्चा की है और जियो पॉलिटिक्स में भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रहा है। एक बच्चे ने पूछा था कि 75 सम्मेलन हो रहा है, 75वां वर्ष हो गया किसका? तो नाटो का। उसी अवसर पर भारत और रूस के प्रधानमंत्री भी मिल रहे हैं, तो क्या इसमें कोई जियोपॉलिटिकल संबंध है? हमें कभी भी इस तरह के चीज़ों में जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे कि हम नाटो के विरोध के चलते रूस गए हैं, तो यानी कि हम एक पक्ष में दिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाटो के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। ये हमारा वार्षिक एनुअल बैठक था, वार्षिक एनुअल बैठक था जिसमें भाग लेने के प्रधानमंत्री जी गए हैं और ये बैठक बहुत पहले से तय था। और नाटो का भी वार्षिक सम्मेलन जो होता है, 75वां वार्षिक बैठक, 75 साल उसके हो गए, वो भी सम्मेलन पहले से ही तय था। इन दोनों में कोइंसिडेंस है कि एक मिल गया है, बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन कभी भी लिखकर स्थापित मत कीजिएगा, एग्जाम में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। क्योंकि हमें किसी भी पक्ष में खुद को नहीं दिखाना है, हमें हमेशा दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, अपने लिए हम फैसला लेने गए हैं, अपने लिए हम काम करने वहाँ पर गए हैं। देखिए क्या एक अन्य घटनाक्रम है, रूस ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसको वर्ल्ड बैंक ने उच्च आय वाले देशों में डाल दिया, उच्च आय वाले देशों में अपग्रेड कर दिया है। जबकि रूस पर 2022 ईस्वी के पश्चात से इतिहास का सबसे बड़ा सैंक्शन लगाया गया था यूरोप के कंट्रीज़ के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के जितने एलाई हैं उनके द्वारा, लेकिन कोई खास प्रभाव उसका रूस पर पड़ा ही नहीं। ओके, 22वें रूस वार्षिक सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहीं? तो राजनयिक उपलब्धियां अनेक तरह की होती हैं। पहला हो जाएगा राजनयिक, आर्थिक, सामरिक, वैश्विक उपलब्धि। इस तरह से आपको कैटेगराइज करना पड़ता है आईआर के आंसर में, तो इसका ध्यान रखिएगा जरा सा, इसको जरा ध्यान रखिएगा लिखने का तरीका। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ और सेंट एंड्रयूज के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल ऑर्डर की स्थापना जार पीटर द ग्रेट ने 1698 ईस्वी में किया था, 1698 में, और इसे वर्ष 1998 पुनः स्थापित किया गया, जिसमें 2 सिर वाले ईगल प्रतीक और हल्के नीले चंग का रेशमी मोई रिबन शामिल होता है। मैं दिखा ही दूंगा आपको, ये देखिए, ये है ना, इस प्रकार का होता है और इसी से सम्मानित किया गया है। 2019 में इसकी घोषणा की गई थी और अभी भारत के प्रधानमंत्री को ये दिया गया है। तो ये तो छोटा सा था, इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। खैर एक चीज़ और देख लीजिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व कजान राष्ट्रपति, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव जैसे विदेशी नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब मोदी जी को भी सम्मानित कर दिया गया। 2019 में इसकी घोषणा की गई थी और अब उनको सम्मानित कर दिया गया। कजाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति जो थे नूर सुल्तान, कजाकिस्तान के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तो उसके अलावा शी जिनपिंग जो है उनको भी सम्मानित किया जा चुका है। अब अपने भारत के प्रधानमंत्री महोदय को भी सम्मानित किया गया है। आर्थिक सहयोग 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य हासिल किया जाना है। 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। 2023 में लगभग दोगुना कर दिया गया और हम इसको प्राप्त भी कर लेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? तो तेल में काफ़ी ज़्यादा छूट दिया जाता है, जिसके कारण से भारी मात्रा में भारत तेल वहाँ से खरीद रहा है। आर्थिक सहयोग के आशाजनक क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम 2030 ये रूस के साथ मिलकर हमने तय किया है कि 2030 तक हमें क्या क्या करना है। इस कार्यक्रम का समन्वय में भारत रूस अंतर सरकारी व्यापारिक आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग, इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन और ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्निकल एंड कल्चरल कॉरपोरेशन IRIGCTEC द्वारा किया जाएगा। ओके,
द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए एक शीर्ष G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मंच है। ये जो है ये भारत और रूस के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मंच है, IRRGCTEC, अभी मैंने बताया इसका फुल फॉर्म, और जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री करते हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस बॉडी के बारे में हो सकता है 2 लाइन में आपसे पूछ ले, यही पूछ ले IRRGCTEC हाल ही में चर्चा में रहा। ये बॉडी किन 2 देशों के बीच में काम करती है? तो भारत और रूस के बीच में इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो संस्कृति, ट्रेड, हर क्षेत्र में हमारे कॉपरेशन को बढ़ावा देने का काम करती है। भारत और यूरेशिया आर्थिक संघ के बीच वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू की जा चुकी है। द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर विचार कर रहे भारत और यूरेशिया नेताओं ने मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में रूसी व्यवसायों की भागीदारी और इन सभी चीज़ों को बढ़ाने पर भी फैसला लिया है। आने वाले समय में आपको दिख सकता है कि भारत और रूस के बीच में भी मुक्त व्यापार समझौता जैसे कई सारे समझौतों को साइन किया जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत और रूस के संबंध तो काफ़ी पहले से हैं, लेकिन हमारा आर्थिक संबंध डेवलप नहीं हो पाया, जिसका फ़ायदा उठा गया हमारा पड़ोसी चीन। उसके साथ सीमा लगती है डायरेक्ट, तो उसका काफ़ी बेनिफिट उसने उठाया और लगभग में रूस के पूरे मार्केट में चीनी सामानों को भर दिया गया है। वहाँ की कार से लेकर वहाँ के खाने पीने के उत्पाद तक में सभी चीज़ों में चीन के सामान बिकने लग गए हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा रक्षा और प्रौद्योगिकी में। तो आपको कल ही मैंने बताया था कि रूस की भारत की कंपनियाँ कई सारे जॉइंट वेंचर शुरू कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्पेयर पार्ट्स और अन्य जो उपकरण है, रक्षा उपकरण, वो हासिल करने जिसमें देरी हो रही है सप्लाई में। तो ये हो गया रक्षा को लेकर। इसके अलावा दोनों देशों के सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन IRGC-MNMTC की जो अगली बैठक है, इसके प्रावधानों पर वार्ता करने के लिए नया कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। यानी कि आर्थिक के साथ साथ रक्षा संबंधों पर भी कल जो है वो बातचीत हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी युद्ध मोर्चे पर रूसी सेना में जो सेवारत भारतीय हैं, जिनको वहां पर अलग अलग माध्यमों से स्कैम के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा उनको उसमें शामिल करवा दिया गया था, उन सभी को उन्होंने रिलीज़ करने का भी स्वीकार कर लिया है कि हम इनको रिलीज कर देंगे। रूसी कानून में मानसिक और शारीरिक जांच सहित अन्य गहन जांच के बाद विदेशी सैनिकों की रूस के सेना में भर्ती का प्रावधान है और कई सारे भारतीय वहाँ पर पैसों के लिए लड़ने के लिए चले गए थे। परिवहन व कनेक्टिविटी, दोनों पक्षों ने यूरेशिया में स्थिर कुशल परिवहन गलियारे विकास करने पर विचार किया है। क्या है? तो देखिए यहाँ पर यूरेशिया में कुशल परिवहन गलियारे का विकास किया जाएगा, जिसमें चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शामिल है। देखिए रूस का मैप ये है, यहाँ पर है व्लादिवोस्तोक, भारत का ये है। तो यहाँ से यहाँ रूस से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक कौन सा स्थापित किया जाएगा? तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, और INSTC ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मुंबई तक का है, तो ये वेस्टर्न हो गया। मल्टी होगा, यानी कि जो चेन्नई वाला है तो ये तो केवल जहाज़ के द्वारा होगा, जबकि INSTC में और भी देश शामिल हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसका नाम रखा गया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि पूरब में व्लादिवोस्तोक से चेन्नई, पश्चिम में मुंबई से कहाँ तक? तो सेंट पीटर्सबर्ग तक के कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र बंदरगाह के बीच में समुद्री संपर्क, जिसे वर्ष 2019 से प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि भाई भारत और रूस के परिवहन समय में 40% तक की कटौती करना और चीन के दक्षिणी चीन सागर से होते हुए रूस के साथ व्यापारों को बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य रखा गया है। वही INSTC में पता ही होगा कि ईरान भी शामिल है, रूस भी शामिल है और भारत भी शामिल है। 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अभी भी इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो बात हुई, रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अस्थायी सदस्यता की सराहना की और शांति स्थापना और आतंकवादी रोधी प्रयासों में भारत का समर्थन किया है। रूस ने संशोधित विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन को दोहराया है। रूस हमेशा से हमारी सपोर्ट करते आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कश्मीर के मुद्दों पर 10 बार उसने वीटो किया है और रूस ने हमेशा ही समर्थन किया है कि भारत को परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, UNSC में। UNSC में कितने मेंबर होते हैं? 15 होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। भारत को 5 अस्थाई मेंबर के अलावा छठे के रूप में शामिल करने के लिए अमेरिका
रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सब ने अपनी सहमति दी है, बस चीन नहीं दे रहा है। भारत न्याय संगत वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय के अंतर्गत 2024 में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन को व्यक्त किया है। बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के लिए बहुपक्षवाद का मतलब होता है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए, किसी एक का पक्ष दू का पक्ष नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स जैसे संगठन जो हैं इसमें सहयोग पर भी बातचीत कल दोहराई गई है कि इन क्षेत्रों में भी हम सहयोग करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा भारत सरकार ने बोला है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसके अलावा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस IBCA में रूस शामिल होगा, जिन सब में अभी भी रूस शामिल नहीं है। आपसे यही पूछ लेगा कि ISA का हिस्सा है कि नहीं रूस, तो वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार कोशिश करे कि इन सभी में रूस को भी शामिल किया जाए। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर भी दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है और आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन पर भी मिलकर काम करने की आशा व्यक्त की गई है। तो ये पूरा ध्यान में रखिएगा डायमेंशन को, सारे डायमेंशन मैंने आपको बताए हैं। वैश्विक मामला भी बताया है, पर्यावरण का बता दिया, थोड़ा सा इकोनॉमिक भी बताया, सामरिक बताया है, राजनयिक भी बता दिया है, सारे के सारे आपको बता दिए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसी हिसाब से लिखा जाता है। ओके, अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑस्ट्रिया विजिट हुआ है। तो ऑस्ट्रिया विजिट का भी परिणाम तो कुछ नहीं निकल कर आया है, लेकिन हमारे पास मैप निकल कर आ रहा है। मैप थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देश है, दुनिया के सबसे शानदार देशों में से एक है। इसकी राजधानी वियना जो है ये दुनिया के सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों में से एक है, लेकिन दुनिया के सबसे कॉस्टली शहरों में से भी है। चलिए, वियना इसका कैपिटल है, वियना इसका कैपिटल है। इसकी जो सीमा है वो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ये जो दिख रहा है यही है लिंचेस्टाइन, जर्मनी, इन सभी से इसकी सीमा लगती है। किस किस से सीमा लगती है तो ये आपसे पूछ सकता है, क्या फ्रांस से लग रही है? नहीं लग रही है। जर्मनी से लग रही है, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक से इसकी सीमा लगती है। और ये जो आपको दिख रहा है रिवर, ये रिवर है डेन्यूब रिवर, जो यूरोप के 5 से ज़्यादा देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब रिवर है और इसी के किनारे वियना भी स्थित है, वियना भी इसके किनारे स्थित है। वियना शानदार सा शहर माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। घूमने के लिए ऑस्ट्रिया सबसे अच्छी जगहों में से एक है यूरोप में। लेकिन चलिए अभी तो देख लीजिए, मैप ध्यान में रखिएगा इसका, और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं, बातचीत होने दीजिए, फिर आगे का भी हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की यात्रा पर और उम्मीद कर रहे हैं कि 100 बिलियन का FDI ये ले आएंगे। कहाँ से? तो EFTA से। अब EFTA क्या है? जो लोग मेरा न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं वो तो कम से कम ना पूछें कि ये क्या है। आपको कितनी बार मैंने बताया है कि EFTA एक छोटा सा क्या है, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जिसमें 4 देश मुख्य रूप से शामिल हैं। इन चारों के नाम और इस संगठन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमने साइन किया है, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अभी जो देश का 2 का नाम मैंने नाम लिया, लिंचेस्टाइन और स्विट्जरलैंड तो हैं ही, नॉर्वे और आयरलैंड हैं, ये 4 देश इसमें शामिल है। कौन कौन सा? तो लिंचेस्टाइन हो गया और नॉर्वे हो गया, उसके अलावा स्विट्जरलैंड हो गया, और कौन सा देश हो गया? तो आइसलैंड हो गया। ये 4 देश शामिल है EFTA में। EFTA के साथ भारत के व्यापार FTA साइन होने के पश्चात बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, और ऐसा है कि लग रहा है कि जैसे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट स्विट्जरलैंड ने किया है या कर सकता है आने वाले दिनों में, इससे भी ज़्यादा का। क्यों कर सकता है? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हमने साइन किया है। और यूरोप के जो देश हैं अब वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, और अपने अपने आस पड़ोस के देशों से वो दुनिया को फिर से एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में यूरोप का प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया था वैश्विक पटल पर, लेकिन अब फिर से जाग रहे। ब्रेक्जिट उसका शानदार उदाहरण हो सकता है ना। तो इसी के तहत में EFTA देखिए, जाने दीजिए, यात्रा संपन्न होने के पश्चात अच्छा रहेगा कि हम ये डील को पढ़ें। वर्तमान में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि EFTA में कौन कौन से देश शामिल हैं और उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पीयूष गोयल जी थोड़ा सा भावुक हो गए, इन्होंने बोला कि 1 मिलियन 10 लाख रोजगार इससे क्रिएट होगा। देखिए, ये सब भारी भरकम बातें होती हैं। FDI आए, रोज़गार उससे सृजित हो ही जाए,
ऐसा ज़रूरी नहीं है। एफडीआई किस क्षेत्र में आ रहा है ये मायने रखता है। एफडीआई ऑटोमेशन वाले क्षेत्रों में आ रहा है, सेवा सेक्टर में आ रहा है, तो उसमें जॉब क्रिएशन कम होता है। और अगर एफडीआई कृषि में आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, तो उसमें जॉब क्रिएशन थोड़ा सा अधिक होता है। ओके, खैर देखिए, इनको यात्रा पर जाने दीजिए और हम लोग आगे का देख लेते हैं। अगला है आपका मेगा डैम प्रोटेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए कौन सा रिवर, तो अरुणाचल प्रदेश में है सियांग रिवर। सियांग रिवर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपर सियांग प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। सियांग रिवर पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है सियांग रिवर, इस पर एक डैम बनाया जा रहा है। जो डैम है छोटा मोटा नहीं है, 11,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सियांग रिवर पर। प्रोजेक्ट इन सीन एज वन ऑफ वाइटल नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रोजेक्ट होने वाला है। क्यों भाई, क्यों? चीन अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी भाग यानी कि तिब्बत के इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े डैम्स का निर्माण कर रहा है, और उन डैम के निर्माण के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्लो है उसको बाधित कर रहा है, और उसको वेपनाइजेशन के तौर पर यूज कर सकता है, वेपन के तौर पर यूज कर सकता है। डैम का वेपनाइजेशन कर रहा है, यानी कि पानी रोक कर रखो और देखो तो अचानक जैसे भारत में बाढ़ आया तो ऊपर से और पानी छोड़ दो ब्रह्मपुत्र नदी में, तो इसको एक हथियार के तौर पर उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने सोचा इसका क्या काट निकाला जाए, तो हमने सोचा कि हम अपने इलाकों में उससे बड़ा डैम बनाकर छोड़ देते हैं कि अगर वो पानी छोड़ेगा भी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अनुरूप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के कारण से और वहाँ के लोगों के कारण से थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह भारी स्तर पर शुरू हो गया है। एंटी डैम प्रोटेस्ट इन पैरोंग, ये काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में। सियांग रिवर के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोटेस्ट से हमें कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए। अपर सियांग प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में देखेंगे। और सियांग रिवर जो है ये माउंट कैलाश माउंट जो है, कैलाश पर्वत तिब्बत में वहाँ से निकलता है और 1000 किलोमीटर के करीब में बहते नामचा बरवा पीक के पास से अरुणाचल प्रदेश के सियांग में प्रवेश करता है, और उसके पश्चात से असम में ये जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। तो ये इसका है पूरा ट्रिब्यूटरी। इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि सियांग नदी में जो क्षमता है वो है 25 मेगावाट की। चीन जो है वो 60,000 मेगावाट का, आप इमेजिन कर सकते हैं, 60,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है तिब्बत में। 60,000 मेगावाट का। भारत सरकार के पास, भारत में सियांग रिवर है उसमें 25,000 मेगावाट की क्षमता है। अभी हम 11,000 के मेगावाट का प्रोजेक्ट डिज़ाइन लेकर आए हैं। बहुत ही बड़ा होता है गुरु, बहुत बड़े बड़े डैम हैं ये, इतने बड़े हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ऊपरी सियांग जो प्रोजेक्ट है उसे 5,500 मेगावाट का पहले स्टेज में लगाया जाएगा, फिर 3,750 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है दूसरे स्टेज में लगाया। इतने सारे आंकड़े आपको नहीं याद करने हैं, आपको इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस समझना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको पूरा समझाया ना किस प्रकार से रिवर को आने वाले समय में वेपन के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। तो हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, साथ में हमें अपनी क्षमताओं को भी देखना पड़ेगा कि किस नदी में, अगर किसी नदी में 25,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता है तो हम 11,000 पर ही क्यों रुकें। लेकिन कुछ कंसर्न भी है, सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न है वहाँ पर, उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। चलिए देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और। देखिए क्या है कि जल विद्युत राष्ट्रीय निगम की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत के मेडोग तिब्बत में है। चीन की प्रस्तावित 60,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के डिजाइन को प्रभावित कर रही है। जब हमने इसका ऐलान किया उसके पश्चात चीन ने ऐलान किया, उसने वो सोचा कि पानी ही क्यों ना बंद कर देते, सारे प्रोजेक्ट खाली ही रह जाएंगे जो नीचे बन रहा है। किसी भी रिवर का फ्लो दो तरीके से होता है, ये होता है ऊपरी फ्लो जहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर अगर आप रिवर को बंद कर देंगे तो नीचे फ्लो आ ही नहीं पाएगा। तो यही चीज़ वो भी कोशिश कर रहा है। देखिए आगे क्या क्या होता है। देखिए सियांग जल विद्युत परियोजना है, इसी तरह का है कुछ। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में प्रस्तावित पनबिजली परियोजना 11,000 मेगावाट की है।
भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की प्रस्तावित 60,000 मेगावाट की मेडोक जल विद्युत परियोजना का मुकाबला करने के लिए प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना में एक बफर जलाशय बनाने की योजना बनाई है। प्रस्तावित परियोजना की डिजाइन में मानसूनी प्रवाह के दौरान 9 बिलियन क्यूबिक मीटर या लगभग 9 बिलियन टन पानी का बफर स्टोरेज शामिल है। यह 1 वर्ष के प्रवाह के लायक पानी के भंडार के रूप में कार्य कर सकता है, जो सामान्य रूप से ब्रह्मपुत्र या चीन द्वारा अचानक रिलीज किए गए पानी के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हथियार के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। तो अगर वो अचानक से पानी छोड़ भी देगा तो हम उसको होल्ड कर सकेंगे, रोक सकेंगे और अपने असम और अरुणाचल के हिस्से जो है मानव आबादी है उसको बचा सकेंगे। परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का प्रबंधन करना है। हालांकि परियोजना से अन्य रणनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। कई सारे पहलू तो मैंने आपको गिना दिए। तिब्बत में चीन की मेडोक जल विद्युत परियोजना काम पर है। हिमालय सुपर डैम प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पर है सियांग नदी, यहीं पर ये डैम बनाया जा रहा है। ओके, चीन तिब्बत में एक मेगा बांध योजना बना रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े पावर स्टेशन 3 गोरजेस द्वारा उत्पन्न बिजली के 3 गुना उत्पादन करने में सक्षम है। मेडोक में 60,000 मेगावाट का बांध भारत से दूर पानी के प्राकृतिक प्रवाह को कम कर सकता है। ये कृत्रिम बाढ़ को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडोक में 60,000 मेगावाट का यह बांध ब्रह्मपुत्र से पानी के प्राकृतिक प्रवाह को भी कम कर सकता है। जो नेचुरल फ्लो है किसी भी रिवर का वो बाधित कर सकता है। और इसके बाधित होने से क्या हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो इकोलॉजी है वो भी बिगड़ सकती है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पनबिजली क्षमता का लगातार दोहन कर रहा है, जिससे इसका प्रवाह प्रभावित हुई हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। यह नदी चीन में यारलुंग तांगस्पो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से निकलती है। टांगस्पो इसको कहा जाता है। फिर ये ऐसे आकर ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में। तिब्बत में 1700 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश असम में 920 किलोमीटर, बांग्लादेश में 260 किलोमीटर बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मीठे पानी के संसाधन में 30% और भारत की जल विद्युत में 40% का योगदान देती है। आप समझ ही सकते कितना महत्वपूर्ण है ये। इसके प्रवाह को मोड़ने से असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि प्रभावित हो सकती है। सियांग नदी क्या है? सियांग ब्रह्मपुत्र के प्रमुख घटक नदी है, जिसे चीन में यारलुंग तांगस्पो कहते हैं। यह मानसरोवर झील से निकलने वाली 2880 किलोमीटर लंबी एक सीमा पार नदी है। ट्रांस बॉर्डर रिवर है ये भी ध्यान रखिएगा। एक बार सवाल पूछा तो यूपीपीएससी वालों ने कि निम्न से कौन सी नदियां ट्रांस बॉर्डर हैं, जो बॉर्डर के उस तरफ से बह के आती हैं। भारत प्रवेश करने से ठीक पहले सियांग या दिहांग नदी हिमालय के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा के पास एक गहरी खाई से होकर बहती है और एक हेयर पिन की तरह 180 डिग्री मुड़ जाती है। इस प्रकार से इस नदी में 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, लोहित और दिबांग के संगम के पश्चात भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 1700 किलोमीटर है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा था सियांग प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि व्हाई इज़ इंडिया ड्रिलिंग ए 6 किलोमीटर डीप होल इन महाराष्ट्र। 6 किलोमीटर गहरी डीप होल भारत सरकार खोद रही है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्यों कर रही है भाई? क्या हो गया? 6 किलोमीटर गहरा क्यों खोदना है बताइए मुझे। द बोरहोल जियो फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी BGRL कराड़ जगह है, कराड़ जगह है महाराष्ट्र में। वहाँ पर इसको किया जा रहा है किसके द्वारा? तो BGRL के द्वारा। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एम टू ड्रिल द अर्थ क्रस्ट एंड कंडक्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन टू हेल्प एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजर्वायर ट्रिगर्ड अर्थक्विक। अब ये क्या बला है भाई? रिजर्वायर ट्रिगर्ड अर्थक्विक का क्या तात्पर्य होता है? रिजर्वायर क्या होता है? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक डैम बनाया हमने, ये नदी बह रही थी, ये अपने आप अपने रास्ते से बह रही थी। हम इंसान हैं, हमने सोचा कि ऐसे कैसे कुछ तो खुरापात करना चाहिए, हमने डैम बना दिया। डैम बना कर क्या किया था? नदी के फ्लो को रोक दिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। अब हम जब यहाँ से नल खोलेंगे तभी आगे नदी बहेगी, नहीं तो नदी नहीं बहेगी। ये पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ये पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब ये पानी का क्या करना है? अब ये पानी धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या बना देगा? यहाँ पर बड़ा सा रिजर्वायर बन जाता है। ये पानी नीचे रिसती रहती है, धीरे 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 करके जिस सतह पर इसको स्टोर किया गया उसके नीचे रिसती रहती है। जब ये काफ़ी लंबे समय तक बहुत ही भारी मात्रा में जल जमा है, इतने बड़ी मात्रा में कि नदी का साल भर का फ्लो को होल्ड करके रखा हुआ है। एक साल में नदी में जितना पानी होगा उतना बड़ा टंकी है ये। सोचिए ज़रा, आपके छत पे भी टंकी होती है, उसका भी कोई भार होता है,
वो हद से ज़्यादा हो जाए तो छत टूट जाएगी, है ना। उसी प्रकार से रिजर्वायर का भी एक भार होता है। इसके साथ साथ इसने क्या किया, नीचे के जो इसके चट्टान है उसमें जल का रिसाव हो रहा है लगातार। इस जल के रिसाव के कारण नीचे के जो चट्टान हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कमज़ोर हो जाते, ऊपर से जल का भार भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से इस नीचे के चट्टान में मौजूद जो चट्टान है उनमें अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता यानी कि कोई चट्टान टूट सकते हैं, किसी का विस्थापन हो सकता है, किसी का डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है। इसके कारण से छोटे छोटे अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, भूकंप जनरेट होते हैं। तो आपने जो सुना है मानवीय कारण से भूकंपों का जन्म, उसमें रिजर्वायर का भी एक नाम आप पढ़ते होंगे कि बड़े डैम प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट के कारण भी कई बार क्या होते तो भूकंप जनरेट होते हैं। तो भारत सरकार ने देखा कि महाराष्ट्र का रीजन, कोयना रीजन जो है, महाराष्ट्र का कोयना रीजन, वो तो टेक्टोनिक रूप से बड़ा ही शांत क्षेत्र है। टेक्टोनिक का मतलब जैसे हिमालय बड़ा ही अशांत क्षेत्र है, वहाँ पर तो भूस्थानिक संचलन के कारण से, प्लेट टेक्टोनिक के कारण से भूकंप वगैरह आते रहते हैं। लेकिन दक्कन का जो प्लेटू है, अगर भारत के मैप पर आप देखेंगे तो ये दक्कन का जो प्लेटू है, इसको सामान्य तौर पर शांत माना जाता है भूकंप के दृष्टिकोण से। यहाँ भूकंप नहीं के बराबर में आते, इसलिए दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आते हैं, उत्तर भारत में भूकंप आते हैं, ये तो देखा होगा आपने। लेकिन मानवीय कारण से यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर, बहुत बड़ी मात्रा में, फ्रीक्वेंसी तेज़ नहीं है लेकिन लगातार भूकंप आते, महीने में 2-4 बार 5 बार भूकंप यहाँ पर आ जाते हैं। इसके कारण से यहाँ पर भारत सरकार ने सोचा कि ड्रिल किया जाए। अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, ऊपरी मंडल होता है, मध्य मंडल होता है और कोर बोलते हैं इसको, कोर या कोड भी बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका मध्य मंडल और ये हो गया आपका क्रस्ट, है ना। इस क्रस्ट को अध्ययन किया जाए। इस क्रस्ट में 6 किलोमीटर गहरी अभी तक हमने डीप होल कर रही है भारत की सरकार, और उसका अध्ययन करके ये देखा जाएगा कि भूकंप का क्या कारण है और क्यों यहाँ पर भूकंप आते हैं। ये पूरा पता चल गया आपको, कारण, निवारण, समाधान, सब कुछ पता चल गया क्यों हो रहा है ये चीज़ ड्रिल। अब देखिए यहाँ पर हो क्या, यहाँ पर कौन सा डैम है भाई, ये तो बताया ही नहीं मैंने। दिस रीजन हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक सिंस द शिवाजी सागर लेक। शिवाजी सागर लेक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के कोयना में है शिवाजी सागर लेक। और द कोयना डैम, कौन सा डैम, कोयना डैम। आप लोगों ने डैम पढ़ा होगा ना, डैम पर आधारित घटनाचक्र में जितने MCQ हैं वो कर जाइएगा एग्ज़ाम में। वाज इम्पाउंडेड 1962 में इसको बनाया गया था। तब से यहाँ पर लगभग में हमें बार बार कोई ना कोई छोटे मोटे अर्थक्वेक देखने को मिलते ही हैं, है ना। तो अब उसी की जांच पड़ताल करा जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है अंदर एक शाखा है जिसका नाम क्या है, तो BGRL, अभी मैंने आपको दिखाया BGRL, वही ये काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत में आता है ये, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। छोटा सा ही था, PT में ही पूछा जा सकता है, कोयना डैम का पूछा जा सकता है, शिवाजी सागर रिजर्वायर के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर भारत सरकार 6 किलोमीटर लंबी डीप होल कर रही है ये भी पूछा जा सकता है, किस राज्य में कर रही है ये भी पूछा जा सकता है। भूकंप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है, वो तो ध्यान रखेंगे ही। मानवीय कारण से यहाँ पर भूकंप जनरेट हो रहा है, उसका हम लोग देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इससे हम समझ सकते हैं, अपने अन्य एक्सपीरियंस में इसको किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। अगला जो टॉपिक है ये एक छोटा सा PT फैक्ट है, TNLA, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। अब ये क्या है, म्यांमार में रिवेलियन ग्रुप है। आपको पता है कि म्यांमार में वहाँ की आर्मी ने सत्ता हथिया लिया, तो वहाँ पर कई सारे अलग अलग रिवेलियन ग्रुप बन गए, जैसे अराकान आर्मी मैंने आपको बताया था, उसके अलावा डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, MNDAA, ये सब चर्चा में रहते हैं। टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये सब हैं। इन्होंने मिलकर चीन के साथ म्यांमार की सीमा पर लगते एक छोटा सा शहर है नोंगचो, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया और इन्होंने नेशनल हाईवे जो वहाँ से गुजरती है उस पर लगभग अपना कब्जा कर लिया। तो इनका बस नाम ध्यान में रखिएगा, ये इस शहर का नाम भी ध्यान में रखिएगा। ये जो शहर है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोंगचो, ये किस देश में बिलोंग करता है, तो म्यांमार में है, ये म्यांमार में, इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी TNLA, AA अराकान आर्मी और MNDAA
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी। ये सब अलग अलग रिवेलियन ग्रुप हैं जो वहाँ के सैन्य तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई सारे देश इनको सपोर्ट भी करे। इतना बस ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है बजट से संबंधित है। बजट से संबंधित कैसे है? बजट आने वाला है 23 जुलाई को शायद बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को भारत सरकार का बजट पेश किया जाएगा, मुख्य बजट जो होगा इस साल का। फरवरी मंत्री बजट आया था तो उसको लेकर रोज़ पेपर में कुछ ना कुछ रहता है कि किस सेक्टर को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे एक दिक्कत जो एमएसएमई सेक्टर को देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े हुए कानूनों को बदला जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कानूनों को बदला जा रहा है। तो हमें अपने एमएसएमई को ग्रीन ट्रांजैक्शन से गुजारना पड़ेगा। ग्रीन ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन मैंने बोल दिया ट्रांजिशन, यानी कि पर्यावरण हितैषी तकनीकों को अपनाकर एमएसएमई को आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनके एक्सपोर्ट पर आने वाले दिनों में कोई देश प्रतिबंध न लगा दे या पर्यावरण के कारण से उसको नुकसान न झेलना पड़े। इसी के तहत में इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है और हमारा जो कपड़े से संबंधित सेक्टर है उसमें पूरा का पूरा जो दबदबा है वो एमएसएमई का ही है और एमएसएमई का दबदबा कपड़े में है। साथ में एमएसएमई भारत के जीडीपी में 30% के आसपास में योगदान देता है। एक्सपोर्ट में 30% के आसपास का योगदान देता है। तो अगर एमएसएमई प्रभावित होती है तो भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। इसमें एक योजना की बात की जिसकी चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं, बाकी तो इसमें कुछ खास चर्चा नहीं करने वाले हैं। वो है रोड टैप। ये क्या है? इस योजना को भारत सरकार ने क्यों लाया? डब्ल्यूटीओ के दबाव में ये योजना लाना पड़ा भारत सरकार को। तो ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी का आगे देखेंगे क्या है। देखिएगा इसमें क्या क्या है, इस योजना का भाग क्या है, क्यों ये योजना लाना पड़ा था, क्या इसमें प्रावधान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी एमएसएमई के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए क्या है ये कि निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना RODTEP 2021 में इसको लाया गया था, जब WTO ने हमारे इससे पहले चले आ रही योजना को बोला था कि अवैध है, गलत योजना, इसको बंद कीजिए। तो हमने उसको बंद किया और नया योजना शुरू किया था। रोड टैप योजना निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य व स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा, जिसके कारण भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा था। देखिए दरअसल बात क्या, आपके मन में ये चीज़ आएगा कि WTO बोलने वाला हमें कौन होता है भाई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है कि व्यापार को, दुनिया के व्यापार को विकृत करने वाली प्रथाओं पर रोक लगाए और अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा दे। तो भारत सरकार की कुछ योजना थी जो अपने निर्यातकों को हद से ज़्यादा लाभ दे रही थी, जिसके कारण से सस्ते सामान बेच रहे थे दुनिया भर में, जिसके कारण से वर्ल्ड का ट्रेड थोड़ा सा भारत के पक्ष में झुक रहा था। तो WTO ने गौर किया कि ये गलत है, तो उसने हमें बोला कि इस योजना में परिवर्तन कीजिए। तो हमने उस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेकिन अपने निर्यातकों को हमने लाभ देना जारी रखा, लाभ के हमने क्षेत्र बदल दिए। यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी जिन पर पहले ही छूट दी जा चुकी है या जिन्हें वापस किया जा चुका है। ये केवल और केवल उन्हीं करों पर लागू होगी जिनमें कोई भी छूट अभी तक नहीं मिला है निर्यातकों को। और निर्यातकों को जब छूट दिया जाता है तो वो सस्ता सामान दुनिया भर में बेचते हैं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दुनिया के मार्केट में हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी क्योंकि हमारे सामान सस्ते बिकेंगे तो ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे। लॉन्च इसे जनवरी 2021 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS स्कीम, बहुत ही ज़्यादा विवाद में रहा था। ये पूछा भी गया है, ये MEIS के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं था। MEIS योजना के तहत निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य पर भी 2% से 7% तक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा था। कितना से? 2 से 7% तक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा था। ओके, एक मिनट। विश्व व्यापार संगठन के मानदंड के अनुसार एक देश को MEIS जैसी निर्यात सब्सिडी नहीं दी जा सकती यदि उस देश के प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो भारत में प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था प्रति व्यक्ति आय, अब तो करीब में 4000 डॉलर के आसपास है हमारी प्रति व्यक्ति आय। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो इसलिए WTO ने बोला कि आप MEIS का उपयोग अब नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार करते आ रही थी, अब रोक लगा दिया गया।
कि अब बंद कीजिए इसको, इसीलिए हमें RODSTP योजना लाना पड़ा। भारत के प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017 में $1000 से अधिक थी। बाद में विश्व व्यापार संगठन यह मामला हार गया और उसे भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए WTO के नियमों के अनुरूप एक नई योजना बनानी पड़ी। परिधान निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर योजना की छूट अलग से सूचित की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कर रिफंड दरें 0.5% से 4.3% तक है। यह छूट निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी जाएगी। निर्गमन या छूट एक हस्तांतरित शुल्क क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक स्किप ई-स्किप के रूप में जारी की जाएगी, जिसे CBIS केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। महत्व क्या होगा? भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, हमारे सामान सस्ते बिकेंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी। अगले 5 से 10 वर्षों में भारत द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार प्रवाह और निर्यात संख्या को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की आशा भी रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी करना और सस्ते सामान बेचना, स्वचालित कर निर्धारण वगैरह सब इसमें सब कुछ शामिल किया गया। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसी न्यूज़ में था कि भारत 2030 तक, ये भारत सरकार का ऑफिशियल है, $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। $2 ट्रिलियन का, कितना? $2 ट्रिलियन 2030 तक। ये पूछा जा सकता है आपसे पीटी में कि हाल ही में भारत सरकार ने 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर का व्यापारिक लक्ष्य को तय किया है, एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य। एक्सपोर्ट लक्ष्य हमने रखा है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे हम 2030 तक अपने देश से। एक्सपोर्ट का रखा है हमने, निर्यात का रखा है। बार बार बोल रहा हूँ, भारत सरकार का है ये, तो पूछा जाएगा आपसे, ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपको रोड टैप के बारे में भी थोड़ा सा तो बता ही दिया, पृष्ठभूमि बता दी। क्या है भाई? कुछ नहीं है, जो हमारे निर्यातक होते हैं ना, उनको सरकार थोड़ा सा छूट देती ताकि उनके सामान जो हैं वो सस्ते बिकें, दुनिया भर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो पहले MEIS के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति आय $1000 से बढ़ गया 2017 में, इसलिए WTO में कई सारे देशों ने केस कर दिया और WTO में केस हम हार गए, तो हमें रोड टैप योजना शुरू करना पड़ गया। रोड टैप है ना, रोड टैप योजना शुरू करना पड़ गया। क्या है? तो निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना। तो पहले से जिन जिन चीज़ों पर छूट दी जा रही थी, उसके अलावा जो नए सेक्टर हैं उनमें छूट देने की इसमें कोशिश की गई और उसी के तहत में छूट भी दी जा रही, जिसके कारण हमारे सामान दुनिया भर में सस्ते भी बिक सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।